गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान के सैनिक संगठन तथा न्याय व्यवस्था कि मध्यकालीन राजस्थान में किस टाइप की सैनिक संगठन था, किस तरह की न्याय व्यवस्था थी, कौन कौन से अधिकारी इन कार्यों को करते थे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मध्यकालीन राजस्थान के परगना प्रशासन तथा गाँव प्रशासन, और आज हम जानेंगे सैनिक संगठन तथा न्याय व्यवस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पटवार ग्राम सेवक के माध्यम से। मध्यकालीन राजस्थान की न्याय व्यवस्था तथा सैनिक संगठन। जो खालसा क्षेत्र था दोस्तों, वो सीधा क्या राजा कंट्रोल होता था। खालसा में जमीन मतलब राजा की ज़मीन, और जागीरदार ज़मीन मतलब जागीरदार की ज़मीन। इस तरह की जागीरदारी और ज़मीन बटी हुई थी। तो खालसा क्षेत्र होता था, उसमें न्याय का काम राजा का अधिकारी करता था, जिसको बोलते थे हाकिम। और जो सामंत जागीरदार ज़मीन होती थी, वहाँ पर जागीरदार ही न्याय अधिकारी होता था, और खालसा क्षेत्र में हाकिम होता था। पहला तो ये जो जातीय पंचायत होती थी दोस्तों, अपने अपनी कास्टों की अपनी अपनी पंचायत होती थी, अपने अपने निर्णय होते थे, अपने अपने सिद्धांत थे पंचायतों के, और उन सिद्धांतों के माध्यम से फैसले लिए जाते थे जातीय पंचायतों के। छोटे मोटे जो झगड़े होते थे उनको जातीय पंचायत निपटाती थी। जैसे कोई बड़ा झगड़ा हो, भूमि विवाद या अन्य कोई बड़े झगड़े होते थे, उनको खास क्षेत्र में हाकिम और जागीरदार क्षेत्र में जागीरदार निपटाते थे। ठीक है। लेकिन जो मृत्यु तथा बड़े अपराध तथा मृत्युदंड का जो डिसीजन होता था, वो अंतिम डिसीजन राजा को होता था। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई उस टाइम पे किस तरह की न्याय व्यवस्था, किस तरह की थी, लचीली थी, महंगी थी, या किस तरह की थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाता है कि मध्यकालीन रास्ते में जो न्याय व्यवस्था थी अति शीघ्र थी। फौरन डिसीजन लिए जाते थे। आज आज के टाइम में नहीं है कि एक एक केस को 4 4 साल, 5 5 साल, 10 10 साल हो जाते हैं। डिसीजन तुरंत लिए जाते थे। सस्ती थी। न्याय का जो अधिकार था परंपरागत था, सामाजिक था। मतलब जो भी डिसीजन, जो पंचायत जो डिसीजन लेती थी, वो ज़्यादातर सामाजिक ताने बाने को देखते हुए, धार्मिक मामलों को देखते हुए लेती थी। उस समय दंड विधान भी कठोर नहीं थे। ठीक है दोस्तों। तो ये था सैनिक संगठन, सॉरी, न्याय अधिकार। मध्यकाल में प्रथम सोपान में छोटी अदालतें थीं। ये जो पंचायतों की और इनकी जो बात करता मैं, ग्राम पंचायतों की, यहाँ के अधिकारी कहलाते थे तलाराक्ष, दंडपाशक, आरक्षक। ओह सॉरी, ये दुर्गापति होता है तलाराक्ष। तो उस टाइम पे इस तरह की वो होती थी, इनको अदालत बोलते थे। दंडपाशक जो दंड को देने वाला हो, और आरक्षक कौन सा, जो रक्षा नहीं करता हो, आरक्षक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सैनिक संगठन की। सैनिक संगठन तो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए, सैनिकों का होना। और सेना किस तरह की मजबूत होती है, जिसकी सेना जितनी मजबूत होगी और राज्य उतना ही ताकतवर होता है। तो आज अब बात करते हैं हम सैनिक संगठन की। सेना मुख्यतः दो भागों में बटी हुई थी। सेना मुख्यतः दो भागों में बटी हुई होती थी। एक तो होती थी राजा की सेना, जो कहलाती थी अहदी। क्या कहलाती थी दोस्तों? अहदी। और दूसरी सेना होती थी सामंतों की। राजस्थान में आपको मैंने बताया था, आपको सामंतवाद पहले बहुत ज़्यादा था। सारा कंट्रोल गांव का सामंतों के पास होता था। और दूसरी सेना होती थी इस तरह सामंतों की, जिसको बोलते थे जमीयत। क्या बोलते थे? जमीयत। तो याद रखना, ऐदी क्या होता है, राजा की सेना, और जमीयत सामंतों की सेना। ऐदी सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन आदि का कार्य करता था दीवान। कौन करता था? दीवान। ऐदी सैनिकों की भर्ती और परीक्षण, याद रखना, ऐदी सैनिकों की भर्ती, परीक्षण, वेतन आदि का कार्य करता था दीवान। वह बख्शी नाम का अधिकारी। दोनों ही नाम आ सकते हैं, दोनों में से एक भी आ सकता है। मीर बख्शी व दीवान में से दोनों में से दोनों ही नाम थे, जो अहदी मतलब राजा की सेना को प्रशिक्षण देते थे, वेतन आदि का लेखा जोखा तैयार करते थे। एक से दाखिली। दाखिली क्या होता था? भर्ती राजा की ओर से होती थी, किंतु इनको सामंत की कमान या सेवा में रखा जाता था।
ठीक है। दाखिली का मतलब ये है कि राजा ने उन सैनिकों को भर्ती किया और उन सैनिकों को भर्ती करके सामंतों के पास भेज दिया, जागीरदारों के पास भेज दिया उनकी सेवा करने के लिए। जो जागीरदार या सामंत जिसको राजा इनाम देता था या वो अच्छा लड़ता था, तो ऐसे सामंत और जागीरदारों के पास अपनी सेनाएं वो भेज देते थे राजा। तो वो कहलाते थे दाखिली। ठीक है। सेना के मुख्य रूप से दो भाग होते थे। सेना के मुख्य रूप से दो भाग होते थे। एक कहलाते थे प्यादे, जिनको बोलते थे पैदल सैनिक। पैदल सैनिक कौन होते थे? प्यादे, जो पैदल चलते थे। यह राजपूतों की सेना का सबसे बड़ी बड़ी शाखा थी। इसमें दो प्रकार के सैनिक थे। प्यादे सैनिक, पैदल सैनिक में सबसे ज़्यादा भीड़ थी राजपूतों राजाओं की सेना में। तो राजपूतों राजाओं की सबसे बड़ी शाखा थी। सैनिक दो प्रकार के थे। प्यादे सैनिक दो प्रकार के होते थे। एक होते कहलाते थे ऐसमा और दूसरे सहबंदी। क्या कहते थे? ऐसमा और दूसरे सहबंदी। ऐसमा कौन होते थे दोस्तों? ऐसमा होते थे जो तीर कमान भाला कटार आदि का उपयोग करते थे। जिन सैनिकों के पास तलवार तीर कटार आदि होते थे वो सैनिक कहलाते थे ऐसमा। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो जो सैनिक लड़ते थे वो ऐसमा कहलाते थे। और दूसरे से सहबंदी, आई थिंक, जो मदद करते थे, जो सैनिकों की, जो लड़ने वाले सैनिकों की मदद करते थे वो सहबंदी कहलाते थे। वे बेकार लोगों के लिए जाते थे। मतलब बेकार के काम होते थे जो जैसे कि ये अस्थायी होते थे। मालगुजारी वसूल करने में मदद करते थे। किसी गांव से निकल रहे हैं, वहाँ पर कुछ दाना पानी इकट्ठा करना हो या अन्य जो व्यवस्था होती थी वो सहबंदी सैनिकों की होती थी। तो सेना में मुख्य दो हुए, प्यादे। प्यादे के दो भाग हो गए, ऐसा सहबंदी। अब दूसरी बात करते हैं सवार की। सवार कौन होते थे? इसमें घुड़सवार, सूरसवार, सुतर सवार सम्मिलित होते थे। जो राजपूतों राजाओं की सेना थी उनमें एक तो घुड़सवार होता था, एक सूतर सवार होता था। सूतर मतलब ऊँट। सूतर मतलब ऊँट। इसका मतलब ऊँट सवार होते थे और होते थे घुड़सवार। ठीक है। घुड़सवार में दो प्रकार होते थे दोस्तों। एक कहलाते थे बारगीर और दूसरे कहलाते थे सिलेदार। बारगीर कौन से होते थे? इन सैनिकों को सारा सामान राज्य की ओर से दिया जाता था। बारगीर सैनिक वो होते थे जो राजा के स्थायी सैनिक होते थे। सारा सम्मान जो होता है, जो भी सारा सामान था लड़ने का, घोड़े तलवार, जो भी सामान होता था वो राजा की तरफ से दिया दिया जाता था। वो कहलाते थे बारगीर। दूसरे होते थे सिलेदार। सिलेदार कौन होते थे? सिलेदार वो होते थे जो अपने अस्त्र शस्त्र घोड़े इत्यादि आदि सारी चीज़ें अपने घर से लाते थे लड़ने के लिए। ये अस्थायी होते थे लेकिन तनख्वाह इनकी ज़्यादा होती थी। ये केवल युद्ध के अवसर भर्ती किए जाते थे। इनका वेतन बारगी से वेतन से अधिक होता था। ठीक है। इन्हें घोड़े अस्त्र शस्त्र तथा अन्य साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी सिलेदारों को। बारगी और सिलेदार दोनों में अंतर जब आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों को सम्मिलित करने की श्रेणियाँ। जिस टाइप जितने घोड़े होंगे तो उनको उसी तरह की पदवी दी जाती थी और जिस नस्ल का घोड़ा होता था उसी नस्ल के हिसाब से उनको रखा जाता था। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। एक होता था निमस्पा। निमस्पा का मतलब होता है कि दो आदमी हैं, घोड़ा एक है। दो घुड़सवारों के पास एक घोड़ा। क्या कहलाता था? निमस्पा। निम निमस्पा। एक होता था यकस्पा। यकस्पा। यकस्पा कौन होता था? एक घोड़ा और एक घुड़सवार। यकस्पा कौन कहलाता था? एक घोड़ा एक घुड़सवार। एक होता है दुअस्पा। इसका मतलब यह है कि एक घुड़सवार और दो घोड़े। एक घुड़सवार और दो घोड़े। अब बात करते हैं सिंगस्पा की। सिंगस्पा कौन कहलाता था? एक घुड़सवार और तीन घोड़े। कौन? एक घुड़सवार और तीन घोड़े होते थे सिंगस्पा। तो ये था भाई घोड़ों को रखने के आधार पर उनका वर्गीकरण। निमस्पा मतलब एक घोड़े एक
एक घोड़ा और दो घुड़सवार। ठीक है, एक अस्पा एक घोड़ा एक घुड़सवार। दो अस्पा मतलब दो घोड़े और एक घुड़सवार। तीन अस्पा मतलब सिंह अस्पा मतलब तीन घोड़े एक घुड़सवार। घुड़सवारों का वेतन की नस्ल, घुड़सवारों का जो वेतन था घोड़े के नस्ल के आधार पर दिया जाता था। जैसी अच्छी नस्ल घोड़े की होती थी उतने अच्छे वेतन वेतन मिलता था। तो सबसे बढ़िया उस टाइम पे था काल्डा नस्ल का घोड़ा। कौन सा? काल्डा नस्ल का घोड़ा। काल्डा सवार को मिलते थे उस टाइम पे भाई 20 रुपये महीने। फिर दूसरे नंबर पर था ताजी सवार घोड़ा। ताजी घोड़ा, ताजी नस्ल का घोड़ा ताजी सवार को मिलते थे उस टाइम पे भाई 16 रुपये महीने। तीसरी है दोस्तों रश्मि सवार। रश्मि सवार रश्मि सवार को मिलते थे 14 रुपये। और एक है दोस्तों पडीर सवार। तो पडीर सवार को मिलते थे 13 रुपये। रश्मि सवार को 14, पडीर सवार को 13 और ताजी सवार को 16। और सबसे बढ़िया भाई काल्डा नस्ल का घोड़ा था, उस पर सवारी करने वाले को मिलते थे 20 रुपये। और अंत में जंगली घोड़े। जंगली घोड़े पर सवार जो होता था घोड़सवार, उसको सबसे कम वेतन दिया जाता था और वो मिलता था 10 रुपये मासिक मिलता था, क्योंकि जो घोड़ा जंगली था भाई। ठीक है, समझ में आ गया हो? काल्डा 20 रुपये, ताजी 16, रश्मि 14 और पड़ी 13 और जंगली घोड़ा 10 रुपये। अब बात करते हैं तोप खानों की। तोप खाने दो भागों में बटे हुए थे। एक कहलाते थे जिंसी, एक कहलाते थे दस्ती। ठीक है, उस टाइम पर तोप खाने भी दो भागों में बटे हुए थे अपने अपनी रियासतों में। वैसे ज़्यादातर इसमें राजस्थान की रियासतों में तोप खानों में मुग़ल प्रभाव पूरी तरह हावी था, कि ज़्यादातर तोप खाने मुग़ल प्रभाव से बने हुए थे। तो पहला है तोप खाने दो जिंसी। जिंसी क्या होते थे? इन्हें रामजंगी भी तोप कहा जाता है। कौन सी? रामजंगी तोप कहा जा सकता है, जो 10 या 12 शेर का गोला फेंक सकती थी। इन्हें बैलों के साथ खींचा जाता था। जो जिनसी तोपें होती थी, रामजंगी तोपें होती थी, बड़ी तोपें होती थी। स्टेट की सबसे बड़ी तोपें रामजंगी तोपें होती थी। और इनको कई कई बैल गाड़ी में रख के खींचते थे, बैलगाड़ी में खींचा जाता था। ठीक है, ऐसी तोपों को क्या जाता था? बड़ी बड़ी तोपों को रामजंगी या जिनसी तोपें। एक होती थी दस्ती तोपें। दस्ती तोपें कौन सी होती थी दोस्तों? हल्की तोपें होती थी, या तो हल्की तोपें होती थी जैसे नरनाल, नारनाल और सुतरनाल। नारनाल का मतलब यह है कि ऐसी तोप जिसको व्यक्ति कंधे पे ले जा सकता है, वो कहलाती थी नारनाल। सुतरनाल मतलब वो होती थी जो ऊँट की पीठ पर लाद के ले जाई जाती थी, वो कहलाती थी सुतरनाल। लोगों के पीठ पर ले जाने वाले हल्की तोपें नारनाल। पहिए वाली गाड़ियाँ, पल्ले की तोपें रैकला कहलाती थी। क्या कहलाती थी दोस्तों? जो पहिए वाली गाड़ी होती थी छोटी मोटी, उन पर जिन तोपों को रख दिया जाता था वो तोपें कहलाती थी रहकला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। रहकला। ऊँटों पर ले जाने वाली तोपें क्या कहलाती थी? सुतरनाल। ठीक है, तोप खाने के अधिकारियों को क्या क्या कहा जाता था? बख्शी तोप खाना या दरोगा तोप खाना आदि नामों से जाना जाता था। तोप खाने के अधिकारियों को बख्शी तोप खाना, कौन सा? बख्शी तोप खाने वाला और दरोगा तोप खाने वाला। और तीसरा तोप खाने को मुशरिफ। मुशरिफ अधिकारी भी तोप खाने में ही रहता था। जो तोप छोड़ते थे, तोप में गोला चलाते थे, वो कहलाते थे गोलंदाज। क्या होते थे? गोलंदाज। और सैन्य विभाग को कहा जाता था सिले खाना। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सिले खाना। तो ये था अपना सैनिक संगठन और न्याय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब मध्यकालीन राजस्थान में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जागीरदारी प्रथा, सामंती प्रथा, किस तरह जागीरदारी प्रथा का शुरुआत हुई राजस्थान में, किस तरह इसका अंत हुआ। तो आज हम जानेंगे क्या क्या रीति रिवाजें थी जागीरदारों में। अगले वीडियो में हम जानेंगे मध्यकालीन राजस्थान के अगले वीडियो में जागीरदारी प्रथा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन जागीरदारी प्रथा से बहुत आता है। ठीक है, और जागीरदारी प्रथा से ही हमारे
मध्यकालीन राजस्थान के संस्कृति और वहाँ के इतिहास के बारे में हमको ढंग से जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।